अपने चैनल इतिहास मेरे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वीर सैनिक, सफल सेना नायक, विजेता, शासक और शासन प्रबंधक, जिसकी अधीनता में तुर्की साम्राज्यवाद का उत्कर्ष अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने सबसे पहले सल्तनत काल में विंध्याचल पर्वतों को लांघकर दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य देवगिरी पर तब आक्रमण किया जबकि वह स्वयं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। देवगिरी से कड़ा के बीच के कई सौ मील के क्षेत्र से नितांत अपरिचित था। ऐसे में इस आक्रमण की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि वह व्यक्ति उच्च कोटि का प्रतिभाशाली सैनिक ही नहीं था, वरन उसमें अदम्य साहस था और गजब की सैन्य संगठन शक्ति थी, जिसने तुर्की साम्राज्य की जड़ों को मजबूत किया और अपने अद्भुत सैन्य कौशल से शक्तिशाली भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया। कुछ इतिहासकार उसे पहला तुर्की साम्राज्य का निर्माता भी कहते हैं, जिसने अपनी कामुकता के वशीभूत होकर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए 7 माह तक उस किले का घेरा डालकर रखा। इतिहास के उस ऐतिहासिक चरित्र को महत्वाकांक्षी, बर्बर और अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशब था, जिसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योग्यता को धूर्तता की मीठी चाशनी में लपेटकर स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाकर खुले नीले आसमान का खुद मुख्तार बन बैठा। दरअसल खिलजी वंश के इतिहास को जानने का एकमात्र प्रमुख स्रोत बर्नी द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही है। हालांकि तूतीय हिंद अमीर खुसरो, जिसने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था, द्वारा रचित तारीखे अलाई, जिसे खजाइन उल फतूह के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा खिलजी वंश पर कुछ रोशनी पड़ती है। दरअसल खिलजी क्रांति के समय अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसीलिए जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तब उसे अमीरे तुजुक और उसके छोटे भाई अल्मास बैग को अमीर अकूर का पद दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी रिश्ते में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, इसीलिए सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु उसकी पुत्री दम्भी थी और उसकी सास मलिका जहां उसे संदेह की दृष्टि से देखती थी। अलाउद्दीन खिलजी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाकर पुरस्कार में कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी पाली थी। सुल्तान की आज्ञा पर मालवा के भिलसा को लूटकर उसने उसकी सारी संपत्ति सुल्तान को सौंपकर उसे खुश कर दिया और बदले में अवध की सूबेदारी भी पाली। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन से चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी और आज्ञा मिलने पर अपनी सेना के सैनिकों की संख्या भी बढ़ा ली। किंतु उसने देवगिरी पर आक्रमण करने की अपनी योजना को सुल्तान से छिपा कर रखा और सावधानी से अपनी तैयारियां करता रहा। अपने नायब अलाउल मुल्क को कड़ा में नियुक्त करके 8000 अश्वारोही सेना को लेकर देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया।
उसने युद्ध में राजा को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया और एलिचपुर प्रांत को हस्तगत कर लिया। राजा रामचंद्र देव एलिचपुर की वार्षिक आय को अलाउद्दीन खिलजी को भेजने के लिए मान गए, उसे स्वीकार कर लिया। युद्ध के हर्जाने के रूप में 7,250 पौंड सोना, 28,250 पौंड चांदी, 200 पौंड मोती, 58 पौंड अन्य रत्न और 1,000 रेशम के थान वसूल करके अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर लौट गया। बरनी के अनुसार यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अपव्यय करने के बाद भी यह संपत्ति फिरोज शाह तुगलक के समय तक काम आई। डॉक्टर एस राय लिखते हैं, वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया, क्योंकि दक्षिण के इस स्वर्ग ने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। देवगिरी की इस लूट ने वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी के सिर को फुरा दिया और सुल्तान बनने का उसका सपना और भी अधिक प्रगाढ़ होने लगा, क्योंकि अब उसके पास साधन भी थे, वह साधन संपन्न हो चुका था। जब वह कड़ा मानिकपुर लौट रहा था, उस समय सुल्तान जलालुद्दीन ग्वालियर में था और अलाउद्दीन का नायब अलाउल मुल्क अलाउद्दीन के मध्य भारत पर आक्रमण की झूठी खबर देता रहा था। पहली बार ग्वालियर में सुल्तान जलालुद्दीन को अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान के बारे में सूचना मिली। वफादार मंत्री अहमद चप ने बीच रास्ते में ही अलाउद्दीन से सारी संपत्ति को छीन लेने की सलाह दी, क्योंकि उसके अनुसार यह धन उसे शक्तिशाली बना देगा, जो राज्य के हित में नहीं होगा। किंतु सुल्तान ने इस सलाह को ठुकरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी चालाकी से पत्र लिखकर अपने छोटे भाई अलमास बेग के द्वारा ये बात सुल्तान जलालुद्दीन तक पहुंचाई कि वह बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है, क्योंकि उसने सुल्तान की आज्ञा लिए बिना देवगिरी पर आक्रमण किया था। किंतु वह सारी संपत्ति सुल्तान को सौंपने के लिए तैयार है, यदि सुल्तान स्वयं कड़ा मानिकपुर आए। यदि ऐसा ना हुआ तो वह बंगाल भाग जाएगा या अपनी आत्महत्या कर लेगा। अलमास बेग ने भी बड़ी चालाकी से अलाउद्दीन के प्रति जलालुद्दीन के प्रेम और विश्वास का पूरा लाभ उठाया। वफादार सरदारों की सलाह को ठुकराकर इसीलिए सुल्तान जलालुद्दीन ने अलमास बेग की सलाह पर अपनी सेना को पीछे छोड़कर अपने कुछ विश्वास पात्र सरदारों को लेकर 2 नावों में सवार होकर अपने भतीजे और दामाद से मिलने के लिए गंगा तट के दूसरे तरफ चल पड़ा। तट पर पहुंचने से पहले अलमास बेग की प्रार्थना पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शस्त्र उतार फेंके और साथ ही अपने सरदारों के शस्त्र भी उतरवा दिए, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना युद्ध पंक्ति में खड़ी हुई थी। अतः ऐसे में जो होना था वही हुआ। नदी के दूसरे तट पर अलाउद्दीन जलालुद्दीन से मिलने आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। सुल्तान ने उसे उठाकर गले से लगाया और आश्वस्त करता हुआ अपनी नाव की ओर चला। उसी समय अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम ने सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। घायल होकर सुल्तान अपने नाव की ओर यह कहता हुआ भागा, धोखेबाज अलाउद्दीन, ये तूने क्या किया? दूसरे
दूसरे सरदार इख्तियारुद्दीन हूद ने दौड़कर सुल्तान के पीछे दौड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और उसका सर काट लिया। एकमात्र फखरुद्दीन को छोड़कर सुल्तान के सभी साथी कत्ल कर दिए गए। इस तरह 19 या 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। और जब सुल्तान के कटे सिर से रक्त बह रहा था, उसी समय अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया।